फ्रेंड, इंडिया जी के मास्टर में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 के जो बहाली आ रही है, उन्हीं के देखते हुए मैं आप लोगों के लिए डेली इनसे प्रश्न लेकर के आता हूं। इस बुक में बहुत सारा प्रश्न, यानी कहने का मतलब है कि इस बुक में 1200 प्लस प्रश्न दिया हुआ है। अभी तक हम लोग 380 प्रश्न आज हम लोग देखेंगे। आप हमारे अगर पिछले वीडियो अगर हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का और पॉलिटिकल साइंस का अगर नहीं देखे तो जाकर हमारे पिछले वीडियो में देख लें। आप लोगों के तीनों सब्जेक्ट का यहाँ पे क्लास मिल जाएगा। आज हम लोग क्लास 27वां चालू देखेंगे। आप क्लास से 26 तक, 1 से 26 तक देख ले, आपको यहाँ पे सारा वीडियो हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का और पॉलिटिकल साइंस का प्राप्त हो जाएगा। चलिए आप हमारे चैनल पे बने रहें, क्योंकि यह बुक में बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 का पूछा हुआ प्रश्न इस बुक में सारा दिया हुआ है। मैं आप लोगों को कवर करवा देंगे एग्जाम आने से पहले। चलिए आज हम लोग देखेंगे इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं वीडियो अपलोड करूं तो साथ समय आप लोगों को सूचना प्राप्त हो जाए। चलिए देख लेते हैं 379वां प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था से जो प्रश्न आया था, पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए देख लेते हैं कौन सा प्रश्न है। पहला देखिए, यहाँ पे आर्थिक नियोजन एवं राष्ट्रीय आय और बजट, जितने भी प्रश्न आए थे इस बुक में दिया हुआ है। आर्थिक नियोजन और राष्ट्रीय आय, चलिए देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय आय, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आर्थिक नियोजन और राष्ट्रीय आय और बजट से जितने भी प्रश्न आया था। चलिए हम लोग देख लेते हैं 379वां प्रश्न क्या आया था। देखिए, भारत और 1929 के प्रारंभिक हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। आगे देखिए, मंदी में भारतीय खेतिहरों, किसानों, आयात एवं निर्यात को प्रतिकूल से प्रभावित किया। आगे देख लेते हैं सी में क्या है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए देखिए सी में ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग क्या है। क्या रहा है कि मंदी में भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं शताब्दी में प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत हो गई थी। एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 1 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या है इसका समरी, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 1929 में प्रारंभ में वैश्विक महामंदी का असर विश्व समेत भारत पर भी पड़ी है। महामंदी काल के दौरान तत्कालीन ब्रिटिश भारत के विश्व व्यापारिक आयात 47%, निर्यात एवं 49% गिरावट के दर्ज की गई थी। महामंदी का सर्वाधिक प्रभाव किसानों और खेतिहरों पर पड़ा था, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 380वां प्रश्न क्या आया था। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि क्लस्टर आधारित गांवों को विकास की योजना का नाम। कह रहा है कि क्लस्टर आधारित गांवों के विकास की योजना का नाम। आगे देखिए ऑप्शन में क्या है। दीनदयाल उपाध्याय रुवन मिशन, आगे देखिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुवन मिशन, यहाँ पे देखिए अटल वाजपेयी रुवन मिशन, एक से अधिक ई में हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आगे देखिए बीपीएससी टीआरई 2 14/12 2023 पेपर 1 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुवन मिशन। चलिए देखिए प्रश्न क्या आया था, फिर से यहाँ पे समझ लीजिए। कह रहा है क्लस्टर आधारित गांवों को विकास की योजना का नाम क्या था, वही पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, यहाँ पे देख सकते हैं इसकी श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुवन मिशन। चलिए इसका देख लेते हैं हम लोग समरी, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। क्लस्टर आधारित गांवों को विकास की योजना का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुवन मिशन है। इस मिशन को सितंबर 2015 में प्रस्तावित किया गया था, जिसका उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक, वास्तविक अनुवर्तनात्मक सुविधाओं की व्यवस्था कर समस्त ग्रामीणों क्षेत्रों को विकास करना था। कौन सा, तो याद रखिएगा क्लस्टर आधारित गाँवों को विकास की योजना का नाम किसने दिया था, तो याद रखिएगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुवन मिशन। आगे देखिए 381वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप अगर हमारे पिछले वीडियो हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का और पॉलिटिकल साइंस का अगर नहीं देखे तो जाकर के देख ले, वहाँ आप लोगों को वीडियो प्राप्त हो जाएगा। आज हम लोग 28वां क्लास देख रहे हैं। अगर 1 से 27वां क्लास आप नहीं देखें तो जाकर के देख लें, वहाँ सारा वीडियो आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। चलिए आगे 381वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। भारत
भारत में व्यापक आर्थिक उदारीकरण किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत में व्यापक आर्थिक उदारीकरण किस वर्ष शुरू हुआ था? 1991 के बाद, 2001 के बाद, 1981 के बाद, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3 20/7/2024 1 to 5 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1991 के बाद। आगे देख लेते हैं, समरी में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, 1991 के बाद भारत में व्यापक आर्थिक उदारीकरण किया गया था। याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में व्यापक आर्थिक उदारीकरण किस वर्ष किया गया था? तो 1991 के बाद। याद रखिएगा। आगे देखिए, इस अवधि में भारत की आर्थिक नीति का एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिन्हित किया गया, जो एक बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के साथ मिश्रित अर्थव्यवस्था को अधिक बाजार उन्मूलन अर्थव्यवस्था में परिवर्तित किया गया था। 1991 के आर्थिक सुधार का तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा प्रधानमंत्री बीपी सिंह राव के नेतृत्व में शुरू किए गए थे। सुधारों के प्रमुख घटक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण शामिल थे। याद रखिएगा। चलिए प्रश्न मैं आप लोगों को बना करके बतला देते हैं, समझ में आ जाएगा। भारत में यहाँ पे देखिए, भारत में व्यापारिक यानी व्यापक आर्थिक उदारीकरण कब शुरू किया गया था? तो 1991 में। याद रखिएगा, 1991 में जब आर्थिक उदारीकरण की जब सुधार शुरू की गई थी, तो उस समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। याद रखिएगा। और प्रधानमंत्री कौन थे? तो बीपी सिंह नरसिम्हा राव थे। याद रखिएगा। कि चलिए देखिए, यहाँ पे यानी कहने का मतलब है किस चीज़ों पर आर्थिक उदारीकरण का सुधार किया गया था? तो याद रखिएगा, उदारीकरण पर, निजीकरण पर और वैश्वीकरण तीनों शामिल थे। याद रखिएगा। 1991 में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की गई थी। उस समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। याद रखिएगा। और प्रधानमंत्री बीपी सिंह नरसिम्हा राव थे। याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, 382वां प्रश्न क्या है? 382 प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे टॉपिक चेंज हुआ है। इस बुक का यह खासियत है क्योंकि टॉपिक वाइज जितने भी प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में, इसमें सारा प्रश्न दिया हुआ है। आप अगर हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे तो हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का और पॉलिटिकल साइंस का जा करके देख लें। आप लोगों को वहाँ पे 1 से लेकर के 26 तक आप लोगों को वहाँ वीडियो प्राप्त हो जाएगा। आज हम लोग 28वां क्लास देख रहे हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए देख लेते हैं, कृषि उद्योग एवं व्यापार एवं आधारित सूचना। यहाँ पे देखिए जो प्रश्न पूछा गया था, क्या पूछा गया था? कृषि उद्योग एवं व्यापार एवं आधारभूत संरचना से जितने भी प्रश्न आया था बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में, इसमें सारा प्रश्न दिया हुआ है। चलिए देखिए, यहाँ पे मुद्रा, बैंकिंग, कर प्रणाली, केंद्र राज्य और भारतीय कृषि से जितने भी प्रश्न आया है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है? कह रहा है कि कौन सा राज्य सर्वाधिक होगा बाजरा उत्पादित करता है? कह रहा है कौन सा राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है? हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2 14/12/2023 पेपर 1 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए हम लोग देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। बी मतलब राजस्थान। क्या बोला है कि कौन सा राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादन करता है? तो याद रखिएगा, बाजरा सबसे ज़्यादा राजस्थान। चलिए हम लोग देख लेते हैं, इसका समरी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 2 14/12/2023 पेपर 1 का पूछा हुआ प्रश्न है। भारत का राजस्थान राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादन करने वाला राज्य है। देश में कुल बाजरा उत्पादन के राजस्थान कुल भागीदारी 28.6% उत्पादित करता है। याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि बाजरा सबसे ज़्यादा पैदा करने वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। कितना? तो याद रखिएगा 28.6% उत्पादित करता है बाजरा राजस्थान के द्वारा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 383। देखिए यहाँ पे कौन सा प्रश्न आया था। यह बुक में आप देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। इंग्लिश वाले भी इस बुक को देख ले ताकि आने वाले जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षा जो बीपीएससी टीआरई 4 जो आने वाली है अगस्त में, इनसे अगर आप बना लेते हैं तो सारा प्रश्न आप लोगों को वहाँ पे दिक्कत नहीं होगी बनाने में। चलिए देख लेते हैं 383वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है भारत का कौन सा राज्य मोटा अनाज सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत का कौन सा राज्य मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है? क्या बोल रहा है? भारत का कौन सा राज्य मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है? चलिए देख लेते हैं, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2 10/12/2023 पेपर 3 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान। भारत का कौन सा राज्य मोटा अनाज सबसे ज़्यादा पैदा करता है? तो याद रखिएगा राजस्थान। चलिए देख लेते हैं इसका समरी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। कह रहा आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार
कुल मोटा अनाज उत्पादन अग्रणी राज्य कर्नाटक 14.34%, राजस्थान हो जाएगा 13.89% और महाराष्ट्र 11.47%। याद रखिएगा। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार कुल मोटा अनाज को अग्रणी राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा कर्नाटक, राजस्थान और महाराष्ट्र। चलिए हम लोग देख लेते हैं आगे 384वां प्रश्न क्या कह रहा है। मध्य प्रदेश के क्षेत्र फल का लगभग कितना प्रतिशत खेती योग्य है। मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत खेती योग्य है, 44%, 30%, 50%, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3 2023-2024 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए देख लेते हैं 384वां का क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, तो 50%। क्या है यहाँ पे प्रश्न, देखिए मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत खेती योग्य है, तो 50%। याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं, समरी समझ में आ जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। इसका भौगोलिक क्षेत्रफल, यहाँ भौगोलिक क्षेत्रफल इतना हेक्टेयर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का इतना प्रतिशत है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 50% जितना कृषि योग्य है। राज्य के कुल इतना हेक्टेयर, लगभग इतना हेक्टेयर है। याद रखिएगा, आंकड़ा देख लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगी। आंकड़ा बतलाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए प्रश्न बन करके आ रही है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा कौन सा, तो राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। कौन हो जाएगा, महाराष्ट्र। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान। याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न। यहाँ पे देखिए विविध, यानी विविध से जितने भी प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे अच्छा से आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे 385वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है। बहुत अच्छा प्रश्न है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है। पढ़ देते हैं, ऑप्शन समझ में आ जाएगा। वृद्ध व गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक के हो रहे हैं। आगे देखिए, गरीबी रेखा के ऊपर वाले परिवार के लिए, गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवार के लिए, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्या आया था, फिर से बतला देते हैं। अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है, तो वृद्ध गरीब लोगों के 65 वर्ष से अधिक हो रहा हो उसके लिए है। क्या, कौन सा कार्ड, तो अन्नपूर्णा योजना। आगे देखिए, गरीबी रेखा के ऊपर वाले परिवार के लिए, गरीबी रेखा के नीचे परिवार के लिए, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। देखिए कहाँ पूछा हुआ प्रश्न है, तो बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 2 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। वृद्ध एवं गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक हो गए हैं उनके लिए अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड है। याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं, समरी में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अन्नपूर्णा राशन कार्ड योजना के अंतर्गत 65 वर्ष से अधिक आयु के गरीब के जो लोग वृद्ध पेंशन नहीं पाते हैं उनके लिए यह योजना में शामिल किया गया है। याद रखिएगा, ऐसे लोगों को प्रति माह 10 किलोग्राम खाद्य प्रदान किया जाता है। इस योजना के क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अन्नपूर्णा राशन कार्ड योजना किस मंत्रालय द्वारा चालू किया जाता है, तो याद रखिएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा चालू किया जाता है। आगे देखिए, यहाँ पे प्रश्न बनाकर बतला देते हैं। कह रहा है कि अन्नपूर्णा राशन कार्ड योजना का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा 65 वर्ष के से अधिक आयु के गरीब के नीचे जो वृद्ध जो पेंशन नहीं लेते उनके लिए अन्नपूर्णा राशन कार्ड योजना है। आगे देखिए 386वां प्रश्न क्या कह रहा है। सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया। अच्छा प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया। इंदिरा गांधी, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। देखिए कहाँ पूछा हुआ प्रश्न है, यहाँ पे देखिएगा बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 2 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। कहाँ इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अटल बिहारी वाजपेयी। कौन सा है, तो सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ किसने किया था, तो याद रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी। कौन किया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए हम लोग समरी देख लेते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। समरी क्या है कि सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। याद रखिएगा कौन किया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी। इस अभियान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना प्रावधान किया गया है। चलिए जान लेते हैं सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत
कब की गई थी? तो 2001 में। याद रखिएगा किस प्रधानमंत्री के समय में? तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में आपका यहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान शुरू की गई थी 2001 में। सर्व शिक्षा अभियान में क्या बात कही गई थी? 6 से 14 वर्ष के बच्चे जितने भी होंगे, जितना 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना प्रावधान किया गया सर्व शिक्षा अभियान के तहत। आगे 387वां प्रश्न देख लेते हैं कौन सा प्रश्न आया था। देखिए 387वां प्रश्न, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। देखिए एंगस मेडिसन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी का कितने प्रतिशत अंशदान था? चलिए इसका आंसर बतलाइएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 32%, 20%, 12%, एक से अधिक। इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 1 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा 32%। चलिए देख लेते हैं, समरी में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एंगस मेडिसन प्रतिष्ठित ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। क्या थे? तो ब्रिटिश शास्त्री थे। कौन थे? तो एंगस मेडिसन थे जो ब्रिटिश के अर्थशास्त्री थे। आर्थिक वृद्धि और विकास माप विशेषण के विशेष थे। उन्होंने अपनी पुस्तक, यानी कौन सी पुस्तक? दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरियल स्टैटिस्टिक्स में कहा गया कि प्रथम शताब्दी में भारत की जीडीपी विश्व कुल जीडीपी का 32% थी। 1000 ईस्वी में 28%, 17वीं शताब्दी में 24% थी। किसके द्वारा कही गई थी? तो याद रखिएगा एंगस मेडिसन के द्वारा कही गई थी, जो कहाँ के थे? तो ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है द हिस्ट्री इकोनॉमी, द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स में कहा था। किसके द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है? तो याद रखिएगा एंगस मेडिसन। आगे देखिए यहाँ पे 388वां प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए 388वां प्रश्न, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय राष्ट्र के मूल्यों एवं लक्ष्यों को चुनौती देने वाले निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा का सामना किया? यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने, कौन? तो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय राष्ट्र के मूल्यों एवं लक्षणों को चुनौती देने वाले निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा का सामना किया? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के खाद्यान्न की कमी। आगे बी में देख लेते हैं क्या है। तो कह रहा है कि 1965 में पाकिस्तान का युद्ध के साथ, क्या कहे? 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध। आगे देखिए दक्षिण भारत में हिंदी विरोधी आंदोलन। एक से अधिक। इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3 20/7/2024 125 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो एक से अधिक हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं, समरी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 66, कितना? तो 1964 से 66 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल रहा लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। किसने कहा था? तो लाल बहादुर शास्त्री। एक और था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। अगर खाली विज्ञान लग जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा कौन? आप लोग आंसर बताइएगा। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा कही गई थी। याद रखिएगा, नारा दी गई थी। लाल बहादुर शास्त्री का कार्यकाल प्रधानमंत्री का कितना रहा? तो 1964 से लेकर के 1966 तक लाल बहादुर शास्त्री का प्रधानमंत्री का कार्यकाल रहा। आगे देखिए, जो मुद्दे में लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्र के मूल्यों को लक्ष्यों को चुनौती दी। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में खाद्य की कमी। 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध। देखिए 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध किया था लाल बहादुर शास्त्री। 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध। दक्षिण भारत में हिंदी विरोधी आंदोलन में शामिल थे। लाल बहादुर शास्त्री को राष्ट्रीय एकता और प्रतिबद्धता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण चुनौती का सामना करना पड़ा था। आगे देखिए 1965 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान कितना तारीख को? तो याद रखिएगा 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान के नेतृत्व में जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, सैनिक जय हो किसान जय हो का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री। आगे देखिए क्या है, तो नारा को बढ़ावा देने के लिए याद किया जाता है। दक्षिण भारत में हिंदी विरोधी आंदोलन में हिंदी को एकमात्र राष्ट्रीय भाषा के रूप में थोपे जाने के खिलाफ एक महत्वपूर्ण भाषाई और सांस्कृतिक आंदोलन था। चलिए मैं आप लोगों को प्रश्न बना करके बतला देते हैं, इसमें से प्रश्न बन करके निकल करके आ रही है। सबसे पहले भारत पाकिस्तान के बीच 1965 में युद्ध हुआ था। उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो याद रखिएगा कौन थे, तो बतलाइएगा। लाल
लाल बहादुर शास्त्री थे, याद रखिएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 1965 के युद्ध में, भारत पाकिस्तान के दौरान जो युद्ध हुआ था तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इसी में यहाँ पे देख सकते हैं सैनिक की जय हो और किसान की जय हो का नारा देते हुए बढ़ावा दिया था। हिंदी भाषा का विरोधी कब नारा किसने दिया था, तो याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री। चलिए आगे 389वां प्रश्न देख लेते हैं। भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत और उसके पड़ोसी देशों में, यानी भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन, भारत की विदेश नीति शांति और अहिंसा पर आधारित है। आगे देखिए, पंचशील सिद्धांत भारत की शांति के प्रति दृढ़ संकल्प का परिणाम है। आगे देख लेते हैं सी ऑप्शन, आगे क्या कह रहा है, भारत कूटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक है। एक सदी के इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3 20/7/2024 1-5 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। चलिए हम लोग देख लेते हैं, आप लोगों को यहाँ पे समरी देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। भारत की विदेश नीति शांति और अहिंसा पर आधारित है। भारत की विदेश नीति किस पर आधारित, तो याद रखिएगा शांति और अहिंसा पर आधारित है। पंचशील समझौता भारत की शांति के प्रति दृढ़ संकल्प परिणाम है। भारत और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक में से एक है। भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन में संस्थापक एक है। पंचशील सिद्धांत में भारत और चीन 1954 में पारस्परिक सहयोग और शांतिपूर्ण सहमति को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया था। याद रखिएगा पंचशील समझौता कब हुआ था, तो यहाँ पे प्रश्न आता है। याद रखिएगा पंचशील समझौता कब हुआ था, तो 1954 में। किसके बीच हुआ था, तो याद रखिएगा किसके बीच, तो भारत और चाइना के बीच हुआ था पंचशील समझौता, यानी चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। किस लिए, तो दोनों के सीमों पर शांति बनाए रखने के लिए। आगे देखिए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन 1961 ईस्वी में शुरू की गई थी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन 1961 ईस्वी में शुरू की गई थी। भारत ने इसी नींव की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शीत युद्ध के दौरान प्रमुख शक्तियां ब्लॉक के प्रभाव के स्वतंत्रता पर ध्यान केंद्रित करते थे। चलिए आपसे यहाँ देख सकते हैं 2 प्रश्न आ रही हैं। आपसे पूछा जाएगा पंचशील समझौता कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1964 में। किसके बीच हुआ था पंचशील समझौता, तो भारत और चीन के बीच हुआ था, याद रखिएगा। आगे देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न और आ रही है, यानी NAM यानी नेम की स्थापना कब हुआ था, तो 1961 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 390 प्रश्न। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या है 390। आप हमारे अगर पिछले वीडियो हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का नहीं देखें तो जाकर हमारे पिछले वीडियो हमारे चैनल पे देख लें। आप लोगों को सारा वीडियो वहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। बोर्ड का पूछा हुआ प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आप 1200 प्रश्न हम करवाएंगे, अगर आप प्लस देख लेते हैं तो आप लोगों के किसी तरह जो TRE 4 आ रहे हैं दिक्कत और परेशानी न होगी। चलिए देख लेते हैं 390 प्रश्न क्या है। कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है। यहाँ पे प्रश्न आया नहीं के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखिए कौन सा G7 का सदस्य नहीं है। कनाडा, रशिया, USA। एक सदी के इनमें से कोई नहीं। BPSC TRE 3 11 12 22/7/2024 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा B। कौन, तो रशिया नहीं है G7 में। आगे देखिए यहाँ पे समरी में समझ में आ जाएगा। आगे देखिए G7 ग्रुप ऑफ 7 विश्व की समस्त अर्थव्यवस्थाओं का एक अनौपचारिक समूह है। अर्थ किसके लिए है, तो याद रखिएगा अर्थव्यवस्थाओं का एक अनौपचारिक समूह है। जिसमें शामिल कौन सा है, तो याद रखिएगा कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, UK है, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ यूरोपीय संघ भी शामिल है G7 में। इस मंच की स्थापना 1975 ईस्वी में विश्व के 6 सबसे बड़ी धनी राष्ट्र की सरकार के द्वारा मिलाकर के की गई थी। याद रखिएगा। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि G7 की शुरुआत कब की गई थी, तो 1975 ईस्वी में। याद रखिएगा। G7 में कितने देश शामिल हैं, तो 7 देश शामिल है। याद रखिएगा। आगे देखिए कौन कौन से देश, तो मैं फिर आपको पढ़कर बतला देते हैं। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और संयुक्त राज्य अमेरिका। 7 ऐसे देश हैं जो G7 में शामिल हैं। G7 को किस लिए चालू किया गया था, तो याद रखिएगा विश्व की 7 उत्तर यानी अर्थव्यवस्थाओं को एक अनौपचारिक समूह का एक यहाँ पे था। याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए आज का प्रश्न 390 लास्ट प्रश्न है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब। चलिए आज का प्रश्न यहाँ तक ही हम समाप्त करते हैं। 390 प्रश्न यानी कहने का मतलब है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इंडियन
इकोनॉमी यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, यानी 1 2 3 4 यानी 4 सब्जेक्ट हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। इनके बाद हम लोग साइंस देखेंगे। चलिए कल हम लोग फिर मुलाकात करते हैं। 391 प्रश्न लेकर के आएंगे, 91 से स्टार्ट करेंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। पिछले वीडियो जरूर देख लें। 1200 प्रश्न पूरा कंप्लीट करवाना है। चलिए आज के लिए यहाँ तक ही, धन्यवाद।